राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया। वहीं इसी को लेकर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग से सच पे धड़क ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। जोगेश्वर गर्ग जी जो सरकारी मुख्य सचेतक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, वर्तमान सरकार में जो आप मुख्य सचेतक रहे हैं, मुख्य सचेतक हैं, तो किस तरह का जो ये सत्र है ये चल रहा है और इसमें जो चर्चाएं हुई हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कई विषयों पर बहुत अच्छी चर्चा भी इसमें हुई है। बजट आया है और बजट अपने आप में एक अनूठा बजट है। ये सामान्यतया सरकारें अपने अंतिम वर्षों में अच्छे बजट देती है, चौथा और पांचवा बजट अच्छा देती है, लेकिन माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में पहला बजट भी बहुत अच्छा दिया और ये दूसरा बजट भी बहुत अच्छा दिया है, जिसको लेकर अपन कह सकते हैं कि जो लोक लुभावन बजट जैसा होता है, चुनाव के समय दिया जाता है, वैसे बजट दोनों बार दिए हैं। और विकास आधारित विकास भी जैसा सर्वांगीण विकास, ऐसे विकास की कल्पना करके बजट दिया गया है, तो उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। और कुछ जो बाकी चर्चाएं भी जो इस सत्र में हुई है अपने आप में अनूठी है। कई बार कई अच्छे इसमें उदाहरण भी आए, कई कड़वे क्षण भी आए हैं, तो हर दृष्टि से अपने आप में अनूठा ये सत्र साबित हो रहा है। सर, जो सरकारी मुख्य सचेतक और विपक्ष के सचेतक में क्या फ़र्क है? क्योंकि जो विपक्ष वाली जो भूमिका है वो पिछली सरकार में आप निभाए थे, किस तरह का फ़र्क वो महसूस कर पा रहे हैं? पिछली बार भी विपक्ष में होते हुए मुझे सचेतक का काम करने का मौका मिला, इस बार फिर मौका दिया है, शायद उस अनुभव के कारण ये दे दिया होगा। और उसमें इतना प्रेशर नहीं होता था, लेकिन इस बार ज़्यादा प्रेशर है। बोलने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है, फिर सदन में बहुमत पर्याप्त है कि नहीं, कोरम मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो विपक्ष में होते हुए हमको टेंशन नहीं करना पड़ता था, लेकिन इधर यह भी देखना पड़ता है मंत्रीगण हाजिर हैं कि नहीं है, किस मंत्री को कब रहना जरूरी है, वो है कि नहीं है, उसको चेक करना है, पहले से ही जांच पड़ताल कर लेना, सावधान करना उनको। फिर मान्य सदस्य भी कौन बोलने वाले हैं, कब बोलने वाले हैं, उसका सारा तय करना, किस विषय पर कौन बोले, कौन कितना बोले, वो सब तय करना और फिर वो सारा करवा भी लेना। इसमें कई बार कई सदस्य नाराज़ भी होते हैं। ये भी देखा गया है कि सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है, खासतौर पर सत्ता पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ नहीं आए, इस तरह का आरोप लगा है, ज़्यादा रिसर्च के साथ नहीं आए और वजह ये हुई कि हंगामे की भेंट कई बार सदन चढ़ा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये हर सदस्य की अपनी अलग अलग प्रतिभा होती है, अलग अलग योग्यता, अलग अलग क्षमता होती है। कई पुराने 3-3 4-4 बार के विधायक हैं, वो अपना विषय ठीक से नहीं रख पाते, ऐसे भी लोग हैं हमारे पास। और कई ऐसे भी हैं जो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं, लेकिन अपना विषय बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत तैयारी के साथ आते हैं, अध्ययन करके आते हैं, तथ्यों के साथ आते हैं और सलीके से अपनी बात रख रहे हैं। कई ऐसे विधायक देखे हैं जिनके पास बोलने के लिए तथ्य बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं होता है, इसलिए पिट जाते हैं। कई विधायक ऐसे होते हैं कि जिनके पास तथ्य कम भले होते हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण इतना बढ़िया होता है कि वो छा जाते हैं। तो ये सारे अनुभव देखने को मिल रहे हैं और उसमें कोई ऐसा फिक्स फार्मूला कुछ नहीं है कि नया है तो कुछ नहीं जानता और पुराना है तो सब कुछ जानता है, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति में अलग अलग प्रतिभाएं होती है, अलग अलग क्षमताएं, योग्यता होती है, उसके आधार पे व्यक्ति विधानसभा में अपनी परफॉर्मेंस देता है। बिल्कुल, देखिए, जो सदन चलता है उसमें जनहित के मुद्दों की बातचीत होनी चाहिए, सार्थक चर्चा है वो होनी चाहिए, लेकिन देखा गया कि कुछ ईगोज़ के कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो हंगामा भी देखा गया और इंदिरा गांधी जो शब्द था उस पर टिप्पणी हुई थी, उसके बाद में काफ़ी एक जो चिंताजनक जो माहौल है वो सदन में देखा गया है। उसके पीछे क्या कारण मानते हैं, क्यों इतना बड़ा जो ये मामला बढ़ा और गतिरोध कई दिन तक देखने को मिला? देखिए, आलोचना तो होगी ही। सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों के और उनके नेताओं के बारे में आलोचना करेगा, प्रतिपक्ष हम लोगों के बारे में आलोचना करेगा। यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और होनी ही चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि आलोचना तथ्यों पर होनी चाहिए, आलोचना सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए,
आलोचना प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए और केवल आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए। और आलोचना करते समय शालीनता का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, भूमिका रहती है, उसका निर्वाह करना चाहिए। और हमारी परंपरा रही है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन माने जाते रहे हैं। उन्होंने कभी किसी के लिए हल्की टिप्पणी नहीं की, ज़िंदगी में कभी नहीं की। और वो तो बड़े गर्व से कहते थे, मैं मेरी ज़िंदगी में कोई वैल में नहीं गया। तो वो इन सब परंपराओं को, उच्च परंपरा वो स्थापित करके गए हैं। तो उन सब की उनसे हमको सीखना चाहिए। और हमको भी, चाहे विधायक है चाहे मंत्री है, हल्की टिप्पणियां करने से बचना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल गर्ग साहब, अब कुछ आपके राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, चूँकि कई सारे जो कुछ बयान को छोड़ दे, कुछ विवादित बयानों को छोड़ दे, तो आपकी जो जर्नी है काफ़ी सदी हुई और काफ़ी जो जनहित वाली मानी जाती है। एक जो जिक्र मेरे पास है भी, जो आपके काम है, जो आइडियाज़ हैं, उनको लेकर भी लोगों ने तारीफ़ की, जिसमें खास तौर पर जो बीलड़ी समदड़ी ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण है, उसमें आपने खूब होमवर्क किया। उसको लेकर बताया जाता है कि जालोर की जनता जो है आपको खूब याद करती है। देखिए, जहाँ तक विवादित बयानों के कारण चर्चा में आना, वो न तो मेरा कभी शौक़ रहा है, न मेरा प्रयास रहा है। और मुझे जहाँ तक याद है, मैंने कोई विवादित बयान दिया नहीं है। और जब दिया है तो हिम्मत के साथ उसको स्वीकार किया है, लॉजिकली उसको डिफेंड किया है कि हाँ, मैंने ये बोला है। दूसरे नेताओं की तरह ये नहीं किया कि नहीं, मैंने ही बोला और मेरी आवाज़ की जांच करा लो, नकली ये है, तोड़ मोड़ के पेश किया। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। जब भी मैंने कोई विवादित बयान दिया होगा तो उसको मैंने वापस उसका वो प्रमाणीकरण भी किया है कि मैंने जो बोला है ठीक बोला है और इस कारण से बोला है वो, और उचित बोला है मैंने। और हल्की टिप्पणी मैंने कभी नहीं की। मैं मेरे चुनाव में भी, जो व्यक्ति मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा होता है, पूरे चुनाव अभियान में उसका नाम लेकर कोई टिप्पणी नहीं करता, इशारों में भी नहीं करता। जनता को पता है वो कैसा है, जनता को पता है मैं कैसा हूँ। जिसको वोट देना हो जनता तय करे। तो ये हल्के आरोप लगाना, व्यक्तिगत आरोप लगाना और चरित्र हनन करना, इमेज खराब करना अगले की, वो मुझे कभी पसंद नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए जो भी विकास कार्य हैं उसमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी काम होते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण जिक्र आपने किया है कि एक प्लानिंग के साथ, एक विज़न के साथ राजनीति में काम होना चाहिए, उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि विधानसभा के ठीक सामने एक भव्य बिल्डिंग है, विधायक आवास है, यहाँ पर तमाम विधायक रहते हैं। बताया जाता है कि ये आइडिया भी जब सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष थे तो आपने शेयर किया था, उसका नतीजा देखने मिल रहा है। सीपी जोशी के आने से पहले मैंने ये आइडिया दे दिया था। तत्कालीन सरकार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और शायद 2007 में मैंने पत्र लिखा था। वसुंधरा जी को भी लिखा, कैलाश मेघवाल उसमें स्पीकर थे, उनको भी लिखा। कुछ सरकार हलचल में भी आई थी, वो कुछ तैयारी उन्होंने करी भी थी, लेकिन फिर वो 2008 आ गया, चुनाव वर्ष था, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इसको अपन हाथ में लेंगे। दुर्भाग्य से चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री रह नहीं पाई। तब मैंने, और मैं विधायक बन के आया, उसमें नहीं था, 8 में मैं बन के आ गया, 8 में, ओ सॉरी 18 में। तब मैंने ये 17 में मैंने आइडिया दिया था, 18 में मैं विधायक बन के आ गया। तब मैंने सीपी जोशी को याद दिलाया कि मेरा एक पत्र लिखा हुआ पड़ा है यहाँ। उन्होंने वो निकलवाया, उन्होंने पढ़ा, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने तुरंत काम हाथ में लिया और गहलोत साहब को कन्विंस करके ये काम करवा दिया। बहुत अच्छा काम हुआ, आवश्यक था ये। विधायक 5 जगह बिखरे हुए थे, आने जाने में समय खराब होता था और एक माहौल नहीं बनता था, सुविधाएं भी कम थी वहाँ। यहाँ सुविधाएं पर्याप्त है और नज़दीक है, पैदल भी चल के आ सकते हैं। तो एक विधानसभा आने जाने में जो डीजल खर्च होता था और विधायक का बहुमूल्य समय खर्च होता था, तो दोनों तरह से बचत हुई है हमारी। जो अभी की बीजेपी है, हालिया बीजेपी में कई फॉर्मूले वो सेट किए गए हैं, जिसमें खास तौर पर 75 साल के बाद में राजनीति से रिटायरमेंट का जिक्र हुआ है। 65 साल से ज़्यादा वालों को मंत्री ने बनाया जाएगा। 45 साल तक संगठन की बात कही जा रही है। क्या ये वजह रही है आपके मंत्री नहीं बनने की, या कोई और वजह है? देखिए, वैसे तो राजनीति में कभी कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है। वो एक शेर का है कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो राजनीति में 2 2 4 बहुत कम हो पाते हैं, कभी 3.25 हो जाता है, कभी 4.25 हो जाता है। इसलिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है। लेकिन ये मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद दिल्ली में, केंद्र में, उन्होंने ये
फॉर्मूला बनाया 75 साल वाला, और अधिकांशतः एक आध अपवाद को छोड़ दें तो अधिकांशतः वो लागू हुआ है। और कई लोगों को उसके कारण आनंद में सबसे पहला शिकार बनी थी, शिकार कहना ठीक नहीं, लेकिन आनंदीबेन मुख्यमंत्री थी गुजरात की, और उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ के, लोकप्रिय मुख्यमंत्री थी वो, स्ट्रॉन्ग मजबूत मुख्यमंत्री थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद छोड़ के उनको राज्यपाल बनना पड़ा। और इसी प्रकार से थावर चंद जी गहलोत को जाना पड़ा है, ये कलराजी मिश्रा को जाना पड़ा। ये सारे 75 साल वाले फॉर्मूले में, 75वें साल में, 76वें साल में, कोई 77वें साल में, लेकिन सबको छोड़ना पड़ा। उसका वो मोटे तौर पे लागू हो रहा है। और ऐसे ही पार्टी में भी और सदनों में भी, सांसद विधायकों में भी युवा लोगों को तरजीह देने का जो प्रयास चल रहा है मोदी जी का, वो भी बहुत अच्छा प्रयास है। और इसलिए भी अच्छा और ज़रूरी है वो कि देश की 65% आबादी 40 साल से कम उम्र वालों की है। अब 70 साल 75 साल का व्यक्ति 25-30 साल के जवान के मन को नहीं समझ सकता, उनकी आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को नहीं समझ सकता, और इसलिए उनको समझने के लायक लीडरशिप हमारी तैयार होनी चाहिए। और फिर वो लीडरशिप जो 30-35-40 साल की लीडरशिप तैयार होगी तो पार्टी को 30-40 साल तक कमा के भी देगी। तो उस दृष्टि से भी एक अच्छा है ये, मैं इसका स्वागत करता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इसमें। और रही बात मेरे मंत्री बनने नहीं बनने की, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है। मैंने कभी भी, मेरे लिए कभी कुछ नहीं मांगा। विधानसभा का टिकट हो, चाहे लोकसभा का टिकट हो, चाहे मंत्री पद हो, चाहे पार्टी में कोई पद हो, ईश्वर की कृपा से मुझे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ा। जो कुछ मिला है बिना मांगे घर बैठे मिला है, और घर बैठे इतना सारा मिल गया है कि मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। तो मैं उससे सबसे संतुष्ट हूँ, और मेरी पार्टी पर मुझे भरोसा है, और मेरी पार्टी की परंपरा है ये कि वो हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नज़र रखती है, उनके गुण दोषों का अवलोकन आकलन करती है, और उसके अनुरूप उनको भूमिका समय समय पर देती है। पार्टी के हित में जो काम बताया जाए, मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। पार्टी को उससे लाभ होना चाहिए, वो काम मुझे करने के लिए मुझे यदि कहा जाता तो मैं तत्पर हूँ, बिना कहे भी तत्पर हूँ। पार्टी को लाभ होना चाहिए, देश को लाभ होना चाहिए, हमारी ये सोच है। बिल्कुल, देखिए जो एक राजस्थान के बड़े दलित नेता के रूप में जो आपको जाना जाता है, क्या वर्तमान सरकार में जो प्रतिनिधित्व मिला है, क्या दलितों को अधिकार मिले, इस तरह का प्रतिनिधित्व है? आप संतुष्ट हैं जो प्रतिनिधित्व फिलहाल जो मिला हुआ है सरकार में? हाँ, भारत सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो है, अनुसूचित जाति का भी, जनजाति का भी, ओबीसी का भी। बहुत अच्छे प्रतिनिधित्व को अभी हम अवेल कर रहे हैं। राजस्थान सरकार में थोड़ी सी कुछ मतलब मार्जिनल अपन कह सकते हैं कि है, लेकिन थोड़ा सा और हो सकता है। रिफॉर्म की कुछ संभावनाएं हैं? संभावना है, आवश्यकता भी है, और मैं समझता हूँ कि जब भी कभी रिशफल होगा, पुनर्गठन मंत्रिमंडल का होगा, कुछ पद खाली भी हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व और बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।